हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। ये ईवीएस का जो है पेपर नंबर जो है 12वां है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर 12वां है और इससे पहले जो है 11 पेपर्स जो है अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको भी जा करके सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए, 5 पेपर जो है आपका नज़दीक है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेस्ट खुद लीजिए, जितना हो सके टेस्ट कर लेते रहिए। क्वेश्चंस जो है लगाने से जो है आपकी जो है क्वेश्चंस की तो तेज़ी से लगाने की क्षमता तो विकसित होगी। जो भी क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त सॉल्व करते वक्त गलतियां करते हैं वो आप नहीं गलतियां करेंगे। क्वेश्चंस को एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार अपने आप वो गलती आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व करिए। मैंने सारे पेपर्स जो है ईवीएस सीटीएट के जितने भी पेपर हो सकते हैं मैं सब अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे कर करके। ठीक है, सीडीपी का पेपर जो है 17 से 18 पेपर जो है अपलोडेड है। ईवीएस का जो है मैंने अभी आपको बताया 12 पेपर अपलोडेड है। हिंदी के पेपर्स जो अपलोडेड है, मैथ के पेपर्स जो अपलोडेड है, सभी पेपर्स को दीजिए। ठीक है, पेपर नज़दीक है, पेपर्स का जो है पैटर्न सेम है लेकिन क्वेश्चंस जो है डिफरेंट आएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से बनाया गया है पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और 50 लाइक्स आज का टारगेट रखते हैं, 50 लाइक्स का। ठीक है, तो चलिए पेपर देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, धारणी विकास जो है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत जो है संवेदनशीलता का जो है विषय है। ऑप्शंस देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। देखिए, धारणीय विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट इसे बोलते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो है, बिना पर्यावरण को बिना नुकसान के, और पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाना है कि वो अपना खुद जो है संतुलन बना रहे चीज़ों का, उसी को जो है धारणीय विकास कहते हैं। इन संसाधनों का जो है इतना प्रयोग करना है, उचित उपयोग करना है। उचित उपयोग, संसाधनों का उचित उपयोग और उनका प्रबंधन अच्छे से करना है। ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट पीढ़ी को जो है हमें देना है, नेक्स्ट पीढ़ी को, ध्यान रखिएगा, सिंपल शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पीढ़ी को जो है हमें संसाधन सौंपने हैं, संसाधन देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पेट्रोल का इतना दोहन कर दें कि आने वाले 100-200 साल में पेट्रोल बचे ही ना। ठीक है, कोयले का इतना दोहन कर दें कि कोयला ना बचे। जल तो हम मिट्टी जो है हम वैसे ही ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हम मिट्टी का ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करने लगे जो धीरे धीरे जो है मिट्टी बर्बाद कर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो धारणीय विकास का यही संदर्भ है, ये प्राकृतिक संसाधन जो है के प्रति जो है संवेदनशीलता बनाए रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना और उपयुक्त सभी। तो देखिए, सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब है सभी का विकास, सभी के लिए विकास या सभी का विकास। ठीक है, सभी का विकास, ऐसा विकास करना है जिसमें सभी व्यक्तियों का विकास हो। सभी व्यक्ति हो या जीव हो या जंतु हो या पर्यावरण हो या वन हो, सभी का विकास करना है। हमें इतना भी दोहन नहीं करना है, किसी भी चीज़ का क्षरण नहीं करना है कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो जैविक विविधता का संरक्षण हमें करना है, जीव जंतुओं का संरक्षण करना है, वन का संरक्षण करना है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण करना है। प्रदूषण को हमें कंट्रोल करना है, रोकना है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, सभी प्रकार के प्रदूषणों का जो है नियंत्रण करना है और निर्धनता को घटाना है। निर्धनता को घटाना इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, देश जो है अगर निर्धन होगा, व्यक्ति निर्धन होंगे, मान लीजिए 100 लोगों में से, देखिए 100 लोगों में से अगर मान लीजिए 50 लोग जो है निर्धन हैं और 50 लोग जो है कमाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है 50 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि जो कुछ निर्धन हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं है, वो 50 लोग जो है अपनी जगह से पैसा देंगे। आप नहीं दोगे तो गवर्नमेंट आपसे पैसा ले लेगी और फिर वो देगी पैसा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो है हम 50 लोग जो है 50 लोगों का बोझ और उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी का विकास होते हुए अगर देश को तरक्की करवानी है तो निर्धनता को ख़त्म करना पहला लक्ष्य हमारा होगा, ताकि सभी लोग जो है कमाएं, टैक्स पे करें, जिससे देश की तरक्की हो। ठीक है, तो सतत विकास का यही मूल लक्ष्य होता है कि सभी का विकास। ठीक है, तो इसमें प्रदूषण
भी आता है और निर्धनता भी आता है, जैविक विविधता का संरक्षण भी आता है। ठीक है, सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र में और नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका सही जवाब है जल चक्र। कैसे हुआ? देखिए, ये सूरज है, ठीक है, और ये जल है, ये जल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है सूर्य जो है जल चक्र को प्रभावित करता है। जब सूर्य अपनी विकिरण छोड़ता है, ठीक है, गर्म पानी, जब पानी होता है तो ये वेपराइज होता है, वाष्पीकृत होता है। पानी जो है वाष्पीकृत होकर के धीरे से बादल बनता है। अब बादल में जब पानी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो यही बारिश करा देती है। ठीक है, यही बारिश करा देती है। बारिश जो है हर चीज़ को प्रभावित करती है, वहाँ की मृदा को प्रभावित करती है, वहाँ के जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, वनों को प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जल चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सी जो है वायु में नहीं पाई जाती? ध्यान रखिएगा, नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो हमें पता है एटमॉस्फेयर में जो है वायु में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से गौर से पढ़िएगा, नहीं पाई जाती। एटमॉस्फेयर में हमें पता है नाइट्रोजन होती है जिसकी मात्रा 78% होती है। ऑक्सीजन जो होती है दूसरे नंबर पे 21% होती है। वहीं जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है हीलियम गैस, ठीक, फिर आती है आर्गन गैस, फिर आती है नियॉन गैस। लेकिन बाकियों में से रेडॉन जो है गैस वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी जो है निम्नलिखित के बीच जो है पारस्परिक जो है संबंधों का अध्ययन है। किन दो के बीच में जो है संबंधों का अध्ययन है? ध्यान रखिएगा, तो जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल के बीच अध्ययन, या पति और पत्नी के बीच अध्ययन। तो इसका सही जो है पारिस्थितिकी जो है जीव और वातावरण के बीच में अध्ययन है। ठीक है, कैसे हुआ? जीव समुदाय जो है और उनके जो वातावरण के बीच में, देखिए इसके अंतर्गत जो जीव समुदाय होते हैं और वातावरण के बीच में जो है परस्पर संबंध होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए सक्रिय होते हैं और एक दूसरे को जो है प्रभावित भी करते हैं। भाई अगर जीव नहीं होंगे तो वातावरण प्रभावित हो जाएगा। और वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, अगर मान लीजिए वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा नहीं होगी, या मृदा अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और या तो फिर जल अच्छा नहीं होगा, ये सभी चीज़ें अगर अच्छा नहीं होगा तो जीव जंतु इन सभी चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ जो है अंतर संबंध रखते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। ठीक है, सही जवाब ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के जो है सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मरुस्थल, पर्वतीय, घास के मैदान, सामुद्रिक। सामुद्रिक का मतलब है समुद्र, सी। तो देखिए इसका सही जवाब, ध्यान रखिएगा, मरुस्थल मत मार दीजिएगा। इसका आंसर पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है वो है समुद्र। ठीक है, हमें पता है कि देखिए पृथ्वी के जो है एटमॉस्फेयर में जो है, पृथ्वी के जो है क्षेत्र में जो है 71% जो है 71% जो है जल पाया जाता है, समुद्रिक जल पाया जाता है, जो 2/3 हिस्सा जो है कवर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लेवल है, और 2/3 हिस्सा जब कोई चीज़ कवर करेगा तो सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। और जब मैंने पहले बताया कि ये जल चक्र पर टिका होता है, और जल जो है चक्र हर चीज़ के लिए, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, सभी की ज़रूरत होती है। तो समुद्र जो है सबसे ज़्यादा जो है जल चक्र को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी एक और चीज़ समझते हैं। देखिए ये है इंडिया का नक्शा। ठीक है, तो ये अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, सब अरब सागर है, बंगाल का जो है सागर है। ठीक है, यहाँ से जो है नमी लेकर के, हवाएं जो है नमी लेती हैं और जो है नमी लेकर के जो है बारिश कराती हैं अपने क्षेत्रों में सभी जगह। अब समझिए कितनी बड़ी चीज़ है। अगर ये मान लीजिए ये यहाँ पे जल ना होता, ये एक लैंड लॉक प्रदेश होता, मतलब चारों तरफ देश होते, तो बारिश की कितनी प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, इस चीज़ से इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी जो है मित्र नहीं है? ध्यान रखिएगा, मित्र नहीं है ना? बबूल, नीम, यूकेलिप्टस, पीपल। तो देखिए ये है आंसर है सी नंबर। यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी जो है मित्र नहीं माना जाता है। यूकेलिप्टस जो है जहाँ पे भी लगा होता है वहाँ के जो है भूमिगत जो है जल को कम कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये भूमिगत जल को कम कर देता है, भूमिगत जल को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ की जो है वाटर लेवल को कम कर देता है, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, कई बार जो है क्वेश्चंस जो है इतने छोटे भी नहीं दिए जाते हैं। मैंने देखिए क्वेश्चंस जो है बड़े लेवल, सीटेट में अक्सर देखिए क्वेश्चंस की जो है भाषा बहुत बड़ी होती है, जानबूझ के देते हैं कि ताकि आप ना उसमें समय वेस्ट करें। आप अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए
और ऑप्शन में यूकेलिप्टस दिया हो, आप सरसरी निगाह से बस देखेंगे कि पारिस्थितिकी मित्र नहीं, आंसर आप टक से लगा देंगे। और क्वेश्चन अगर आपको ऐसे देंगे कि एक क्षेत्र है जहाँ पे कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें से चंदन है, पीपल है, नीम है, और एक क्षेत्र है जहाँ पे यूकेलिप्टस पाए जाते हैं, बहुत अधिक पाए जाते हैं, उसमें से एक क्षेत्र में जो है भूमिगत जल की मात्रा कम है और एक क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा सामान्य है, तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे भूमिगत जल की मात्रा कम पाई जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चंस बना करके आपको प्रेजेंट कर देंगे। आप इतना बड़ा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो जानबूझ करके चाहते हैं कि आप इतना बड़ा क्वेश्चंस पढ़ें और आप समय सोचें, उसमें समय बर्बाद करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसीलिए लगाए जाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं आमतौर पर गवर्नमेंट की बुक होती है, और गवर्नमेंट से जो है जो भी गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, मतलब हाई 5, 6, 7, 8 क्लास के, 9 क्लास के बच्चे, इंटर के बच्चे सब पढ़ते हैं इस एनसीईआरटी की बुक्स को, और सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, चाहे कोई भी आप उठा लीजिए। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बार बार कहा जाता है एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो है ड्रग जो है गिद्धों की समष्टि मतलब मौत के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। ध्यान रखिएगा गिद्धों की मौत के लिए, तो एस्पिरिन, क्लोरोक्विन और डीक्लोरोफिनेक सोडियम और पेनिसिलिन। तो देखिए जो गिद्ध जो है मौत के लिए जिम्मेदार है, डीक्लोरोफिनेक जो है सोडियम इसके लिए जिम्मेदार है। जो गांव में जो है जानवर होते हैं, भैंस, गाय, भैंस ये सब होते हैं, उनको जो है इसका जो है इंजेक्शन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इनका इंजेक्शन दिया जाता है, और इंजेक्शन जो होता है देने के बाद जो है अगर मान लीजिए 30 दिन के, 40 दिन, 50 दिन में जो है जानवर मर जाता है, तो उसको जो है गाँव के लोग जो है दूर कहीं फेंक आते हैं, गिद्धों के लिए, जानवरों दूसरों के लिए फेंक आते हैं ताकि वो खा सकें। ठीक है, और जब गिद्ध उनको खाते हैं तो उनके अंदर जो है एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो जिससे वो गिद्ध मरने लगते हैं, तो ये उसके लिए प्रमुख जिम्मेदारी। ये एक दर्द निवारक दवा है, ध्यान रखिएगा, जानवरों में दी जाती है, दर्द निवारक जो है दवा है। ठीक है, जब जानवरों को दर्द होता है तो ये उसके लिए प्रयोग की जाती है। अब इसका जो है पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, ये दवा जो है बैन है, इंडिया में भी बैन है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। सफेद शेर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल प्रदूषण, कृषि। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है क्लोरोफ्लोरो सीएफसी गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं सीएफसी गैस। ये आखिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका जो है प्रयोग जो लाई गई थी ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से, ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से, ऐसे गैसेस जो ओजोन क्षरण को खराब करती हूँ, तोड़ती हूँ, जैसे जिसमें से प्रमुख है सीएफसी गैस। ठीक है, ऐसे गैसेस का जो है हमें उत्पादन करने से रोकना है। सीएफसी हो गई और भी अन्य गैसेस से, जैसे मेथेन हो गई, ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस जो हो गई। ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के जो है उत्पादन क्षमता को कम करना है। ठीक है, जैसे जो है फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं उसको कम करना है, तो ऐसी गैसेस के लिए प्रयोग की गई थी, तो उसमें से सीएफसी इसमें ऑप्शन है, तो इसका आंसर सीएफसी गैस है। ठीक है, कार्बन फ्लोरो सीएफसी। अच्छा, गैस प्रयोग कहाँ की जाती थी, तो सीएफसी गैस मुख्यतः जो है एसी में प्रयोग की जाती है। आप देखिए एसी में जो है गैस यूज़ की जाती है, जिसका प्रयोग है वो सीएफसी गैस है। ये ओजोन क्षरण को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका बैन कर दिया गया है ये गैस। ठीक है, अब जो है एसी में R32 नामक गैस जो है प्रयोग की जाती है, जो इकोनॉमिकली जो है इको फ्रेंडली है। ध्यान रखिएगा, इको फ्रेंडली है ये गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इको फ्रेंडली अब कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो R32 सामान्यतः प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। मालाबार का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार। देखिए ये इंडिया का नक्शा है, ये पूर्वी घाट है, ये पूरा ये है पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट है। जो है बारिश जो होती है ये अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से जब हवाएं जो है यहाँ की नमी को लेती हैं और इन तटीय क्षेत्रों में जो है बारिश करा देती है। ठीक है, बारिश होती है 200 से 300 सेंटीमीटर की करीब बारिश होती है, और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, एटमॉस्फेयर ना गर्मी का होगा ना ठंडा का होगा, नॉर्मल होगा, ठीक होगा। केरल का जो है क्षेत्र ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा सदाबहार वन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो देखिए
रोजवुड जो है वो सदाबहार वन होता है। पान जो हम खाते हैं वो भी एक सदाबहार वन है। रोजवुड जो है, कई बार देखिए रोजवुड की लकड़ी के जो है कई ऑनलाइन शॉपिंग करिए तो उससे चीज़ें मिलती हैं कि ये टेबल है रोजवुड की बनी हुई है, तो वो सदाबहार वन की लकड़ी होती है। ठीक है, याद होगा, चीज़ें भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी भी छोटे से बड़े क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में आप बैठ जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये हर क्वेश्चंस में जो है पूछे जाते हैं, हर पेपर में। अगर आप साल भर में मान लीजिए कि 4 से 5 एग्जाम्स देते हैं तो 4 से 5 एग्जाम्स में से कम 50% जो है पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 1972, 70, 80 और 75 में। तो देखिए ये वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 में लागू किया गया था। जीवों के संरक्षण और अवैध शिकार और उनके अवैध तस्करी को रोकना जो है मूल उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण, देखिए वो वन्य जीव संरक्षण था, अब आता है वन संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को बहुत गौर से पढ़िएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978, 1979 और 1980 और 1981। तो वन संरक्षण अधिनियम जब लागू किया गया था वो 1980 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें वनों को संरक्षण से इनको वनों का संरक्षण करना है। चंदन की जो चंदन के पेड़ बहुत काटे जा रहे थे, ठीक है, इनको काटने से रोकना है ना। वन का क्षेत्रफल बढ़ाना है। यहाँ पे जो है पशुपालन मना होता है कि यहाँ पे पशु लेकर के चराइए। लकड़ी काटना मना होता है खेत घरों में यूज़ प्रयोग करने के लिए। तो इस तरीके से इनको प्रोटेक्शन दी जाती है, वन का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए एक ही जगह मैंने 3 क्वेश्चंस को इसलिए ला दिया है ताकि आपको दिमाग में बना रहे, एक जगह कंपाइल चीज़ें मिल जाती हैं तो याद होना आसान रहता है। तो देखिए ऑप्शन नागपुर, मैसूर, देहरादून और एर्नाकुलम। तो वन जो है अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है, ध्यान रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में पाया जाता है। ठीक है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, उसमें से एक की खेती जो है एथेनॉल के लिए की जाती है। वो कौन सी खेती है? तो जेट्रोफा, मक्का, पैंगामिया और सूरजमुखी। तो देखिए इसका सही जवाब है जो है मक्का जो है ये एथेनॉल की खेती के लिए प्रयोग की जाती है, मक्का। ठीक है, मक्का और एक है गन्ना, ध्यान रखिएगा, गन्ना का भी जो है एथेनॉल में जो है उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल जो है ये पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, पेट्रोल में जो है मिक्स कर देते हैं एथेनॉल। ठीक है, 20% जो है मिक्स करने का जो है अभी हमारे देश में प्रावधान किया गया है। अगर हम एथेनॉल का सही से अच्छे से जो है उत्पादन कर पाते हैं तो पेट्रोल में मिला देंगे तो पेट्रोल कहीं ना कहीं हम पेट्रोल को भी 20% पेट्रोल हम बचाएंगे। ठीक है, और इससे जो है गाड़ी की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये उत्पादन होता है मक्का और गन्ना से। अच्छा देखिए सबसे ज़्यादा इथेनॉल कहाँ उत्पादित होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये उत्पादित होता है ब्राज़ील में। अच्छा क्यों उत्पादित होता है? तो ब्राज़ील में जो है गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे इंडिया है, पहले नंबर पे गन्ने की जो है खेती होती है उसी से होता है एथेनॉल, और गन्ने का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। ठीक, दूसरे नंबर पे भारत है, इंडिया, लेकिन अभी इंडिया जो है इथेनॉल के प्रोडक्शन में बहुत पीछे है। ठीक है, तो अब हम इस पे बहुत फोकस है, इस पे हमारे यहाँ बहुत सारी नीतियाँ लाई जा चुकी हैं। ठीक है, कुछ सालों में हमें पेट्रोल में जो है 1 अप्रैल से सामान्यतः जो है 1 अप्रैल से पेट्रोल में जो है कई जगहों पे पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिलाने का जो है निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा चीज़ें का, करंट अफेयर से भी है ताल्लुक इन चीज़ों का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोडीजल की फसल है? ध्यान रखिएगा बायोडीजल की फसल है। पहला क्वेश्चन मैंने देखिए इससे पहले पूछा था एथेनॉल का उत्पादन, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये बायोडीजल की फसल है। तो कपास, जेट्रोफा, गन्ना और आलू। इसका सही जवाब है बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। ठीक है, ये बायोडीजल। अच्छा इसके अलावा कौन सी है? तो इसके अलावा जो है सूरजमुखी भी है, सूरजमुखी, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जेट्रोफा की जगह सूरजमुखी है तो सूरजमुखी आंसर लगाइएगा। या पैंगामिया, ध्यान रखिएगा पैंगामिया जो है, पैंगामिया भी एक बायोडीजल है, ध्यान रखिएगा। ये 3 ऑप्शंस आपको कोई भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को जो है लाभ पहुंचाता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में और उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे जो है बातचीत करना पसंद करते हैं, और बच्चे के जो है विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और बच्चे की जो है भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में।
देखिए बच्चे को जो है व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ये बच्चों को जो है ये विषय को जो है बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए ये इस संदर्भ में इसका आंसर है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना होगा, क्या ये देने आप अनुमति देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों में कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना है हमें। ठीक है, तो ये तो सामान्यतः बिल्कुल कि कौन सा जानवर क्या खाता है, मांसाहारी है कि शाकाहारी है, ठीक है, कि चना चबाता है ना, कि निगलता है, जैसे सांप जो है अपना निगल लेता है, शेर जो है मांसाहारी होता है, हिरन जो है शाकाहारी होता है। तो इस चीज़ों को देखना है। चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना है, उनके आकार स्वरूप को समझेंगे जानेंगे। ये आप मना कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उस चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी बनाना होगा, ताकि ड्राइंग बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे, ताकि वो बच्चों की जो है आर्ट भी अच्छा हो और उसके एक एक पहलुओं को समझ सके बच्चे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आप ए नंबर है। ये आप इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहुत सारी जो है खाने की सामग्री ले जाने के लिए मना कर देंगे। इसकी वजह ये हो सकती है कि जो है चिड़ियाघर में जो है जानवर होते हैं, आपको नहीं पता है कि वो क्या खाना पसंद कर सकते हैं। हो सकता है उनको उस चीज़ से जो है एलर्जी हो या कोई बीमारी चल रही हो, तबीयत खराब हो सकती है ना, वो समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, वो चीज़ें, इसलिए आप मना करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाने का जो है उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य आपका बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, या जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, और प्राकृतिक व सामाजिक जो है वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, और बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और जो मानसिक कौशलों के विकास में सहायता। देखिए, तो ये तो आंसर है, लेकिन उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए हमारा इसका आंसर ये है ए नंबर। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, बच्चे जो है करके सीखें, अपने आप खोज करके सीखें, खुद करके सीखें। उनमें जो है बच्चों में जब खुद करते हैं तो उनमें उत्सुकता जगती है, उन चीज़ों के प्रति जो है बच्चों के अंदर जो है पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जो है लगाव उठता है। अगर आप बच्चों को एक पेड़ लगाने को देंगे और उसको जो है केयर करने को बोलेंगे तो उस बच्चे में जो है उसके प्रति लगाव होगा, उन चीज़ों को वो अपने में जो है अपने नेचर में उतारेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के जो है शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, या अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण में जो है टीचर को जो है विशेषता जो है बच्चों के प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चों को क्या करने में मज़ा आता है, पेड़ में मज़ा आता है कि भ्रमण में मज़ा आता है कि बिल्कुल सामने से जो है चीज़ों को देखने में पसंद करते हैं, चिड़ियाघर में देख करके वो उत्साहित होते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में जो है एक दूसरे अधिक अच्छे जो है दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? दिया हुआ जो होमवर्क है उसका क्या प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए? तो प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, जो आपने पढ़ाया है वो दोहराना है, इसका प्रमुख लक्ष्य कि वो जाके घर में दोहराए, रिवीजन करे और याद करे। कि समय का बेहतर प्रयोग करना है कि भैया घर कुछ काम इसलिए दे दिया ताकि वो घर जा कर के कुछ थोड़ा बिजी हो जाए, पढ़ाई में बिजी हो जाए, इसलिए प्रयोग किया गया। ये शिक्षार्थियों का अनुशासन में बनाए रखना है कि इनको इसलिए कि ये थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो अनुशासन में बने रहेंगे, या अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो देखिए दिया हुआ कार्य का मूल जो उद्देश्य होता है वो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना होता है। इनके जो सीखे जो है गए कार्य को जो है प्रयोग करना जो है प्रमुख लक्ष्य होता है इनका। होमवर्क से बच्चों में जो है विषय को जानने की रुचि पैदा होती है। जब वो घर जाते हैं होमवर्क करते हैं तो उनको इच्छा होती है कि क्या मिला है होमवर्क। अगर उनको सब कुछ आता है तो एकदम से विशेष रुचि पैदा होगी, क्योंकि हमने आज ये स्कूल में पढ़ा है और हमको आज ये टॉपिक हमें कितना याद है, हम करेंगे। ठीक है, इससे ये भी होता है कि बच्चा ए फॉर एप्पल सीख लिया, अब घर में जा करके देखता है कि
अगर होमवर्क में दिया गया कि एप्पल जब देख बताइएगा कि कैसा होता है, या कल बच्चे सभी लोग एप्पल लेके आएंगे तो घर जा कर के वो घर में पेरेंट्स से कहेगा एप्पल दीजिए हमको, हमें कल स्कूल में दिखाना है एप्पल मम्मी इस प्रकार का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को जो है बच्चों में जो है उत्साह बनता है, ठीक है, जानने की इच्छा पैदा होती है। जंगली गधों का जो है अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस जो है फनी ज़रूर लग सकता है तो पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही है, पूरे इंडिया में ऐसा अभ्यारण्य एक ही जगह है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे ईवीएस के सिलेबस में जो है जीव जंतुओं के बारे में तो है ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यूपी में है, असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा ये जो है इकलौता है गुजरात में, गधों का जो है अभ्यारण्य जो है गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा है, धुर जो है धुरखर, सॉरी एक मिनट, धुरखर जो है, धुरखर, ध्यान रखिएगा धुरखर जो है अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कई जगह जो है धुरखर का जो है मतलब होता है जंगली गधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए अब मैंने आपसे कल अभी थोड़ी देर पहले यूकेलिप्टस का ऑप्शन दिया था। और देखिए क्वेश्चंस जो आपको पता होना चाहिए कि कोयला किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है और कोयला से क्या निकलता है, बस इतना ही ऑप्शन। अगर मैं पूछूं कि कोयला जब जलाने पे क्या गैस निकलती है और इसका नीचे 4 ऑप्शन दे दूं और सिंपल से एक ऑप्शन बता दूं कि ये निकलती गैस, तो आपके लिए सिंपल। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए कितना बड़ा बना दिया। अब बच्चा हम पढ़ेंगे इसको क्वेश्चन, देखिए कितना समय हमें लगेगा पढ़ते हुए। कथन एक दिया हुआ है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, अंशदायी होती है। कारण क्या है इसका? कोयले के जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ध्यान रखिएगा CO2 गैस की बात कर रहा है, उत्सर्जित होती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब ये इसी के कारण हो रहा है। और ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। इसमें से देखिए सही ऑप्शन चुनिए। तो देखिए कोयला आधारित, देखिए हम सब, इसका आंसर है ए नंबर। देखिए कोयला के जलने से, ध्यान रखिएगा कोयला के जलने से जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड की गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है SO2 गैस निकलती है। और हमें पता है कि SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है, अम्ल वर्षा की, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये जिम्मेदार होती है। तो इसका सही जवाब देखिए, तो आंसर हमने अभी बताया कोयला से SO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन ये जिम्मेदार। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका आंसर है सही, इसका आंसर है बी नंबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है बी नंबर, ठीक है। अम्ल वर्षा जो है, अच्छा देखिए ताजमहल, देखिए ध्यान रखिएगा ताजमहल आज के समय में पीला क्यों हो गया है? वो अम्ल वर्षा की वजह से हो गया है। अम्ल वर्षा की वजह से जो है पीला हो गया है। और पीला क्यों हो गया है, अम्ल वर्षा क्यों हो रही है ताजमहल के आसपास? क्योंकि जो है चमड़े की फैक्ट्री बहुत है, ठीक है, चमड़े की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। मथुरा के पास जो है वो पेट्रोलियम फैक्ट्री भी है, ठीक है, मथुरा में जो है पेट्रोलियम फैक्ट्री भी है। तो उसकी वजह से जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर बिगड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड पर जो है मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जब बारिश होती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है, ठीक है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस अब इस प्रकार का जरूर इस बार एक क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखने। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं इंडिया में, ठीक है, कम से कम 50 तो आप याद कर लीजिए एक बार। और मैं याद करने का इसी तरीके से, मैंने अपने जीवन में कम से कम 100, जब मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने 100 जो है राष्ट्रीय उद्यान के जो है नाम और वो कहाँ उपस्थित है, किस लिए फेमस है, वो सब याद किए थे। तो आप भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं जुगाड़ बता देता हूँ। जैसे बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यहाँ सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है इसमें। तो बांदीपुर जो है अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक। राजाजी उत्तराखंड, सिम्पीपाल और पिन वैली जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो डी नंबर है, ये यहाँ पे स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा पिन वैली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा पिन वैली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब देखिए याद करने का, जैसे बांदीपुर है तो देखिए कर्नाटक, हम ऐसे याद करते थे, बांदीपुर मतलब बंदी बना लेना, जैसे बंदीपुर, ठीक है। कर्नाटक, यार इसे नाटक मत करो, इसे बंदी बना लो, नाटक मत कर बंदी बनाओ, ऐसे याद कर लेते थे, नाटक मत कर,
ठीक है, नाटक मत कर, बंदी बनाओ, इसे बंदी बनाओ। ठीक, तो हमें याद हो जाता था इस तरीके से कि क्वेश्चंस को क्या पूछ रहा है। वैसे निश्चय जो है राजा जी जो है उत्तराखंड में है, राजा जी मतलब राजा जिसके पास सब कुछ हो। देखिए उत्तराखंड में क्या पाया जाता है, हर की पौड़ी है, जल है, पर्वत है। ठीक है, पर्वतों में जो है संसाधनों से भरा होता है, जल इतना शुद्ध जल, इतना अच्छा, मंदिरों का जो है भगवान का है, ऋषिकेश है, इतना जो है जिसके पास इतने संसाधन हो वो राजा नहीं होगा तो क्या होगा, तो राजा जी जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान सिमिली पाल जो है, सिमिली पाल, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो सी मिली और पाल, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा कुछ भी आप याद कर सकते हैं। उड़ीसा पाला है हमने, जिस जानवर को हमने पाला था वो उड़ गया, उड़ीसा, उड़ी उड़ी उड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको 50 तो याद करने हैं। ठीक है, इसको ये मत सोचिएगा हम 50 में इतना मेहनत क्यों लगाएं, 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में पड़ जाएगा। जिस तरीके से हमने कहा उसमें लिंक निकालने की कोशिश कीजिएगा। मैं गारंटी कह सकता हूँ 50 आपने लिंक, अगर मान लीजिए कोई इसी तरीके से याद किया, कोई भाषा अपने तरीके से बना करके याद करने की कोशिश की, उस 50 में से आपको 25 तो याद ही रहेंगे। कहीं ना कहीं हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विधि में जो है शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत ध्यान की बात कर रहे हैं। तो अधिन्यास, अन्वेषण, भ्रमण, परियोजना। देखिए भ्रमण में जो है सबको साथ लेकर के भ्रमण कराया जाता है। परियोजना में केवल आप ही इकलौते व्यक्ति नहीं होते, बहुत सारे ग्रुप में बटे होते हैं। एक ग्रुप कुछ और कार्य कर रहा होता है, एक ग्रुप और कर रहा होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है आप कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से सीखते नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन भाई आप किसी के साथ करते हैं, तो सारी चीज़ें। तो इसका सही जवाब है, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है अधिन्यास। अधिन्यास का मतलब होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट जो आपको कार्य मिला है, असाइनमेंट कोई विशिष्ट कार्य जो है विशिष्ट कार्य का उद्देश्य आपका पूरा करना है। कोई विशिष्ट कार्य, व्यक्तिगत जो है मतलब आपको विशिष्ट कार्य मिला है उसको पूरा करना है। ठीक है, ठीक है, वो विशिष्ट कार्य आपको पूरा करना है या विशिष्ट कार्य को किसी को सौंपना है, देना है, तो उसी को कहते हैं अधिन्यास। याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, उच्च प्राथमिकता देने का मूल कारण क्या है। तो विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, याद कराना, तो स्मरण कराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, ये हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चों में जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता जो है विकसित करना हमारा मूल उद्देश्य है। तो देखिए इसका सही जवाब है पर्यावरण अध्ययन को जो है उच्च प्राथमिकता स्थान देने का मूल जो है कारण है वो है बच्चों में जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना। ठीक है, हमें बच्चों को जो है कुशल बनाना है। कुशल कैसे बनाएंगे, जब वो पर्यावरण को जो है अपने आप स्वयं से अनुभव करके सीखेंगे, अपने आप से जो है चीज़ों को साक्षात सामने आंखों से देखेंगे, सोचेंगे, उसके समझेंगे। पेड़ लगाना होगा तो उस चीज़ को वो पूरा महसूस करेंगे कि कैसे प्रक्रिया होती है, उससे उनका भावनात्मक लगाव होगा। तो ये उसमें हमें उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, उनके स्वतंत्र सोच की प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे बच्चे का जो है संपूर्ण विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है। ठीक है, पर्यावरण के सक्रिय अधिगम के लिए अनिवार्य तत्व है, ध्यान रखिएगा, सक्रिय अधिगम की बात हो रही है। प्रयोगशीलता, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और उपरोक्त सभी। देखिए सक्रिय अधिगम, प्रयोगशीलता से सक्रिय अधिगम से संबंध है। जब हम किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम इस एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं, है ना। तो वही सक्रिय अधिगम हुआ। जांच पड़ताल करते हैं हम, जब हमें पता है कि हमने कोई भी चीज़ काम किया, हमने वो प्रयोग किया और हमने उसकी जांच की, अब हमें वो पता चला कि ये सही है, तो हमने उससे सीखा कि क्या सही है। अगर हमसे वो गलत हुआ है तो हमने फिर से पुनः उसमें प्रयोग किया, तो हम फिर से सीखने का प्रयास करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, सही समस्या समाधान करते हैं उसका। ठीक है, प्रश्न पूछना, जब हम कोई चीज़, हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हम तार्किक चिंतन के माध्यम से, वैचारिक क्षमता का प्रयोग करते हुए हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना अपने आप में एक वैचारिक चीज़ है। जब तक आप चीज़ों को सोचेंगे नहीं, प्रश्न नहीं पूछेंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्रश्न पूछने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है हिचकिचाहट होती है, वैचारिक क्षमता उतनी विकसित नहीं होती है। वो डरते हैं, समझते नहीं है कि क्वेश्चंस में क्या मैं पूछूं, इस क्वेश्चन में क्या पूछने लायक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जो है अनिवार्य तत्व है सभी।
ध्यान रखिएगा सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत गौर से पढ़िएगा, अक्सर क्वेश्चंस जो है बच्चे इन्हीं चीज़ों में गलत कर देते हैं। ठीक है, इससे जो है शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, इससे जो है शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं और इससे शिक्षार्थियों में जो है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और इसके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। देखिए जो है शिक्षण और सहायक सामग्री रहती है, इससे जो है हल्का पुल्का ज्ञान, जटिल कठिन और हल्का जो है सिंपल ज्ञान को जो है सरलता से समझा जाता है। मान लीजिए कोई कहीं चीज़ पे फंस गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है, तो आप जो है एक किसी की चीज़ से आपने बुक से देख लिया या किसी की हेल्प मांग ली तो आपने चीज़ों को समझ लिया। ठीक है, तो इसका जो है महत्व तो है, समझ गए। तो देखिए 27वां का क्या आंसर है, इसका आंसर है सी नंबर। इससे जो है शिक्षार्थियों में अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का, बल्कि तो सहायक सामग्री से बच्चे में जो है कहीं गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए कोई चीज़ उसको बच्चे को नहीं समझ में आ रही है और उसने वो चीज़ सहायक सामग्री मान लीजिए आपसे पूछा, दोस्त से पूछ लिया, उसने बुक्स का नज़र देख लिया, ऑनलाइन देख लिया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बच्चे के अंदर वो चीज़ने के बाद जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही तो विकसित होगा, है ना। कहीं ना कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं और चाहे भले ही हेल्प किसी की भी हो, लेकिन उससे हमारे अंदर तर्क का विकास होता है, एक वैचारिक विकास होता है, हम आगे के लिए अधिगम जो है हमारा सरल होता है। ठीक है, हम सीखते ही तो हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है सी नंबर, भूलिएगा नहीं, गलत मत करिएगा प्लीज़, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा प्रदूषण जो है औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। ध्यान रखिएगा, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा मतलब वायु प्रदूषण की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। उर्वरक तथा कीटनाशक जो है भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इन दोनों को ऑप्शंस को देखिए और समझिए कि क्या दोनों सही है और क्या एक दूसरे, ये आर जो है कारण जो है वो क्या एक इसकी व्याख्या करता है एक ही, या व्याख्या नहीं करता, या इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए मृदा प्रदूषण में जब औद्योगिक प्रदूषण बढ़ता है, औद्योगिक प्रदूषण के अंतर्गत क्या होता है, जल प्रदूषण। मान लीजिए वही जल, गंदा पानी जो है हमने जो है किसी खेती में डाल दिया, ठीक है, तो उसमें जो भी कार्बन थे, जो भी रसायन थे, जो भी रसायन मिले हुए थे, वो सभी कीटनाशक के तौर पे जो है हमारे भोजन के अंदर, श्रृंखलाओं के अंदर चले जाएगा। ठीक है, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो दोनों ये जो है दोनों ही सही हैं और एक तरीके से ये एक आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका सही जवाब है ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के कुछ भागों में पीने के जल के प्रदूषण के रूप में पाया जाता है, मतलब जल प्रदूषण का हिस्सा है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा एनसीईआरटी का, ठीक है, ईवीएस का, आप जा कर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसको सब चीज़ों को समझा चुका हूँ। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वो बच्चे इसको क्वेश्चंस, इस पेपर को पूरी बहुत अच्छे से कर लेंगे। जल प्रदूषण कौन है, क्या है, समझिए। आर्सेनिक, सार्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम। तो देखिए जल प्रदूषण जो है, आर्सेनिक जो है जल प्रदूषण है, फ्लोराइड जो है जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो जल प्रदूषण है, और यूरेनियम जो होता है रसायन होता है, ठीक है, ये एक जल प्रदूषण है। तो यहाँ आंसर है 3, 1, 2, 3, तो इसका सी जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कहाँ पाया जाता है जल प्रदूषण, तो मैं यूपी का हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ, तो इटावा और जो है उन्नाव, ये जो क्षेत्र हैं दो यूपी में, ये मूलतः जो है फ्लोराइड और आर्सेनियम की मात्रा यहाँ बहुत पाई जाती है। इनके यहाँ पे अगर आप ट्यूबवेल या आप हैंडपम्प से अगर जल पानी निकालते हैं तो इनके कहीं ना कहीं जल में जो है पीलापन थोड़ा सा होगा, हल्का पीलापन होगा, स्वाद डिफरेंट होगा। जहाँ पे केमिकल फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी, है ना, वहाँ पे आमतौर पे इस तरीके के जो है प्रदूषण होना आम बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं। 15 से 20 साल पहले इसमें पानी था, लेकिन अब यह पूरी तरीके से सूख गया है। सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़ जो है कुएं और उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में इतने सारे बोरिंग पंप लग गए इसलिए वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, या प्रत्येक व्यक्ति के घर में पहुँच गया है, नल लग गया है इसलिए कुएं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उसमें पानी खत्म हो गया है। देखिए, तो देखिए इसका सही जवाब है 15 से 20 साल पहले जो कुएं यूज़ थे, पानी भरा था, सूख गया है। इसका प्रमुख कारण ये हो सकता है कि कुएं के जो है आसपास का जो है सीमेंट से ढक दिया गया। जब बारिश होती है तो पानी जो है, बारिश पानी जो है मिट्टी पानी को सोख लेता है और एक तरीके से वाटर लेवल को
फिर संतुलन बना देता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है सीमेंटेड मत करिए कि हर जगह सीमेंट से ढक दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, इसलिए लोग प्रयोग करना बंद कर दिया है। पानी जब है नहीं तो प्रयोग करना भी लोगों ने बंद किया और बोरिंग का पानी यूज़ करने लगे, इस वजह से भी हो गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए और बी। नल का कारण से कोई नहीं है। नल अगर यूज़ भी कर रहा है लोग तो वाटर लेवल कहाँ, वाटर अगर नल किसी के घर में है तो कुएं से कोई मतलब नहीं है, इसका संबंध है। बोरिंग है तो वाटर लेवल कहीं ना कहीं, बोरिंग सब लोग इतने इतने अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करने लग जाएंगे तो आसपास का जो है वाटर लेवल जब कम होगा तो कुएं में पानी आना ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए और बी। आज के जो है 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। आज का पेपर कैसा लगा बताइएगा। अगर चैनल पसंद आया हो, पेपर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो टारगेट है पेपर का 50 लाइक्स का है। आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ध्यान रखिएगा सही हुए कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट से मेरा कुछ भी नहीं जाता, मैं बस आप लोगों के जो है समझना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस लेवल तक का आपका क्षमता का विकास है, आप किस तरीके के पेपर्स जो है अभी आपको कितना जो है पेपर्स कराने की और आवश्यकता है। ठीक है, तो आज का जो है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।